नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, प्रिंसिपल कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर एंड हेड एनेस्थेसियोलॉजी रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों के साथ हूं आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, या जिसको हिंदी में हम लोग गहन चिकित्सा विभाग कहते हैं, उसके बारे में कुछ बात करने के लिए। जनरली जब भी हमारा कोई परिचय वाला, हमारा कोई रिलेटिव, जब हमको ये पता चलता है कि वो आईसीयू में एडमिट हो रहा है, तो हम लोगों के मन में बहुत तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमको आईसीयू के नाम से डर लगने लगता है। हमारे मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। उसमें से जनरली ज्यादातर मिथ्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आईसीयू एक हिडन प्लेस होता है। किसी भी हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर जनरली पेशेंट्स के अटेंडेंट का एक्सेस नहीं होता है, तो it looks like something forbidden place, fancy type of place and fearing type of place। तो आईसीयू में जब भी हमारा पेशेंट जाता है, हम लोगों को नहीं पता होता है और हमारे मन में अलग अलग तरीके के प्रश्न आ रहे होते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या मेरा मरीज जीवित है। कई बार लोगों को लगता है कि आईसीयू में पेशेंट गया है, अब वो पेशेंट हमारा जीवित नहीं है, उसको केवल सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया है और हमारे मरीज के साथ क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। और यदि आईसीयू में पेशेंट को वेंटिलेटर लग जाता है, तब मरीज के अटेंडेंट और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा पेशेंट जो है अब ये जीवित नहीं बचा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। ये केवल एक भ्रांति है कि वेंटिलेटर पर पेशेंट, मरे हुए पेशेंट को रखा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो आर्टिफिशियल ब्रीथ्स देता है। अगर पेशेंट का लंग प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, मरीज को निमोनिया हो रखा है, या उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो सांस लेने में स्वयं से सक्षम नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। बट वेंटिलेटर से हम किसी भी पेशेंट की हार्ट बीट को नहीं चला सकते हैं। पेशेंट के हार्ट के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं करता है। पेशेंट अगर हमारा जीवित होता है तो उसका हार्ट धड़कता रहता है। वेंटिलेटर से हम कई मरीजों की जान को बचा सकते हैं। कई मरीज जो एक्यूट निमोनिया के केस होते हैं या न्यूरोलॉजिकल हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें अगर टाइमली इंटरवेंशन किया जाए, पेशेंट को समय से वेंटिलेटर पे रखा जाए, तो ऐसे मरीजों की जान को बचाया जा सकता है। और जो हमारे मन में यह भ्रांति रहती है कि पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर चला गया तो फिर वो वापस अवेक नहीं होगा, वापस वो अपने से सांस नहीं ले पाएगा, ये पूर्णतः गलत है। ये ओनली एक मिथ है। वेंटिलेटर से पेशेंट को वापस बाहर निकाला जाता है और मरीज जब स्वस्थ हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो वो स्वयं से सांस लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो दो हमारे मिथ हैं कि आईसीयू में पेशेंट गया है तो वो बचेगा नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा चीज है, वेंटिलेटर का जो टैबू हम लोगों ने बना रखा है कि वेंटिलेटर पे जाने का मतलब है कि अब पेशेंट का कुछ भी नहीं बचा, ये भी बिल्कुल ही गलत बात है। वेंटिलेटर एक जीवनदायिनी मशीन है जिससे कई मरीजों को बचाया जाता है और बचाया गया है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने आईसीयू की और वेंटिलेटर की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझा था। उस समय पूरी दुनिया में वेंटिलेटर की शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, और केवल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के द्वारा हम कई लोगों को बचा सकते हैं। और कोविड के समय में इस चीज को हम लोगों ने फील किया। तो आईसीयू में जब भी पेशेंट जाता है, आपको घबराना नहीं है। पेशेंट को अगर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी डॉक्टर आपको वेंटिलेटर के बारे में बताता है। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा आती है, कोई भी प्रश्न आता है, या कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लगता है, तो आपको अपने इंटेंसिविस्ट से, जो क्रिटिकल केयर फिजिशियन होता है, उससे बात करना चाहिए। आपका जो प्राइमरी फिजिशियन होता है, वो आपको जिस प्रॉब्लम के लिए ट्रीट कर रहा है, वो उस प्रॉब्लम के लिए ट्रीट करता है। बट अगर पेशेंट को आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है, मरीज आईसीयू में जाता है, तो उसको वहां पर क्रिटिकल केयर फिजिशियन देखता है। और क्रिटिकल केयर फिजिशियन जो कि इंटेंसिविस्ट होता है, वही आपकी इन सारी क्वेरीज को, इन सारी भ्रांतियों को सही से दूर कर सकता है, सही से आपको जानकारी दे सकता है। तो जब भी आपका पेशेंट आईसीयू में जाता है, तो आप अपने प्राइमरी फिजिशियन के साथ साथ इंटेंसिविस्ट या क्रिटिकल केयर फिजिशियन से भी अवश्य मिलिए, उनसे संपर्क करिए, और वही आपको आपके मरीज के बारे में उचित राय और सही चीजें बता पाएंगे। लेकिन अगर मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, तो उसमें हिचकिचाना नहीं है। मरीज को लाइफ सपोर्ट सेविंग सिस्टम पे अगर रखना है, तो वो उसमें रखना ही होता है। उसको चीजें डिले करने से, अपने डिसीजंस को पेंडिंग करने से मरीज के जो बचने के चांसेस होते हैं, वो बहुत तेजी से कम होते चले जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा होगा, मरीज पूर्णतः सक्षम नहीं होगा सांस लेने के लिए, तो उसके लिए एक एक मिनट
कीमती होता है। तो उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आईसीयू में अगर पेशेंट जा रहा है, उसको वेंटिलेटर की नीड है, तो हमको उसको वेंटिलेटर की कंसेंट देनी चाहिए, अपने इंटेंसिविस्ट से बात करनी चाहिए, बीमारी को समझना चाहिए और पेशेंट को जो उसके लिए आवश्यक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए कंसेंट देनी चाहिए। इस मिथ को हमको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वेंटिलेटर पर एक बार अगर पेशेंट चला गया तो फिर वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता है या वो मृत हो गया है। ऐसा मिथ हमको अपने नहीं रखना चाहिए। तीसरी चीज जो लोगों को बहुत कॉमनली लगती है कि अगर पेशेंट आईसीयू में चला गया तो उसको अलग अलग तरीके की लाइन पड़ जाती है, खाने का पाइप पड़ जाता है, सांस की नली पड़ जाती है, पेशाब की नली पड़ जाती है, तो उनको लगता है हमारा पेशेंट जो है वो बहुत ही पेन में है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं और हमारा मरीज बोल नहीं पा रहा है, बट वो बहुत ज्यादा दर्द में है। और लोग जनरली सोचते हैं कि आईसीयू में हमको ये सब चीजें नहीं करवानी है, हमको अपने मरीज का इस तरीके का इलाज नहीं करवाना है जिसमें उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और मेरा मरीज कुछ कह भी नहीं पा रहा है। अगेन इट्स ए मिथ, ये भी एक भ्रांति है। जब भी आईसीयू में कोई पेशेंट होता है तो जनरली उसका जनरल कंडीशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई भी अगर प्रोसीजर किया जाता है, कोई भी उसको लाइन डाली जाती है, चाहे वो सेंट्रल लाइन हो या वो पेशाब की नली हो, तो प्रॉपर उसको एनेस्थेटाइज किया जाता है, उसका वो भाग बॉडी का वो पार्ट शून्य कर दिया जाता है और तभी वो प्रोसीजर किए जाते हैं। और हर प्रोसीजर के लिए मरीज के अटेंडेंट से सहमति ली जाती है, कंसेंट ली जाती है और उस प्रोसीजर के बारे में अटेंडेंट्स को, रिश्तेदारों को पूरी तरीके से चीजें बताई जाती हैं। तो हमको ये मन में नहीं रखना चाहिए कि मरीज को अगर बहुत सारी लाइन पड़ी हुई है या उसको बहुत सारी ट्यूब्स पड़ी हुई है शरीर में तो उसको बहुत पेन हो रहा है। मरीज के पेन के लिए, मरीज को प्रॉपर सीडेशन देने के लिए, उसकी एंजाइटी को कम करने के लिए आईसीयू में राउंड द क्लॉक मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे मरीज को उसका दर्द ना पता चले और मरीज को कोई भी उससे दिक्कत ना हो। तो उन सब चीजों की दवाएं हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो इस मिथ को भी हमको अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि अगर आईसीयू में मरीज है तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे और उससे उसको पेन होगा। वो सारे प्रोसीजर्स तभी किए जाते हैं जब वो मरीज के लिए लाभदायक होते हैं, उनसे दवाइयां चढ़ाई जानी होती हैं, या जो मरीज अपने होश में नहीं है तो वो पेशाब अपने आप से नहीं कर सकता है, वो खाना अपने आप से नहीं खा सकता है, तो उसको फूड पाइप जो राइस ट्यूब होती है या फॉलिक कैथेटर डाला जाता है, बट उसमें मरीज को बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। उन भागों को जब उनमें लाइन डालते हैं हम लोग एनेस्थेटाइज कर देते हैं, वहां पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और प्रॉपर वे में वो चीजें इंसर्ट की जाती हैं। चौथी जो भ्रांति हम लोगों के मन में आती है कि एक बार अगर आईसीयू में पेशेंट चला गया तो वो आईसीयू में चला गया, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। अगेन ये भी एक मिथ है। आईसीयू जीवन बचाने की जगह होती है। आईसीयू में वही पेशेंट भेजे जाते हैं जो क्रिटिकली इल होते हैं, जो स्वयं से या तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, स्वयं से सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, या उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया होता है, या पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, कोमा में होते हैं। ऐसे मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है। अगर प्रॉपर अच्छी आईसीयू केयर मिले तो इनमें से कई पेशेंट्स का जीवन बचाया जा सकता है। हालांकि आईसीयू में मॉर्टेलिटी काफी ज्यादा होती है। जनरली अच्छे से अच्छे आईसीयू में भी 10 to 30% तक मॉर्टेलिटी होती है। हर पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता है, बट 60 to 70% पेशेंट बचते भी हैं, बट उसके लिए हमको टाइमली इंटरवेंशन आवश्यक होता है। पेशेंट को अर्ली शिफ्टिंग रिक्वायर्ड होती है। जनरली लोग आईसीयू के नाम से हिच करते हैं, पेशेंट का इलाज वार्ड में ही करवाना चाहते हैं, जिसके कारण से अगर टाइम से पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट नहीं होता है, डिलेड शिफ्ट होता है, तो उसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ऑलरेडी हो चुका होता है और मरीज के बचने की संभावनाएं जो होती हैं वो समय के साथ साथ कम होती चली जाती हैं। मेडिकल साइंस में जब पेशेंट क्रिटिकली इल होता है देन टाइम इज गोल्ड। टाइम ही सब कुछ होता है। अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं करेंगे मरीज की स्थिति बहुत तेजी से नीचे की ओर जाती है और उसमें एक एक मिनट का डिले भी बहुत भारी पड़ सकता है। अतः जो हमारे मन में जो मिथ्स रहते हैं कि हमको मरीज को आईसीयू में नहीं भेजना है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाना है, ये चीजें सही नहीं होती हैं। इसके लिए हमको अपने मन से ये विचार निकालने होंगे। हमको आईसीयू के बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए, आईसीयू के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल आता है तो आप अपने प्राइमरी फिजिशियन के साथ साथ इंटेंसिविस्ट से, क्रिटिकल केयर फिजिशियन से भी अवश्य मिलिए, उससे चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप टाइमली पेशेंट को आईसीयू में भेजेंगे, वेंटिलेटर के लिए एग्री होंगे, तो हो सकता है आपके मरीज की जान को बचाया जा सके।
और आपके उससे मरीज की प्रोलॉन्गिविटी बढ़ती है और उसका एक्सपेंसेस भी कम होता है। जितना हम ट्रीटमेंट में डिले करते हैं उतना ही मरीज क्रिटिकल होता चला जाता है और उसके बचाने के लिए फिर हमको इंटरवेंशंस और ज्यादा करने पड़ते हैं। अगर पेशेंट अर्ली आईसीयू में शिफ्ट हो जाता है तो हम उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं और टाइमली इंटरवीन करके उसको बहुत ज्यादा सिक होने से पहले ही रोक सकते हैं। जैसे कि हर चीज में कहा जाता है कि ट्रीटमेंट से बेटर है उसका प्रिवेंशन। हम बचाव अगर करें तो हमको उस ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आईसीयू में आ जाता है, क्रिटिकल केयर फिजिशियन उसको एग्जामिन कर लेता है। आईसीयू में हम लोग मॉनिटर से, मशीन से पेशेंट को राउंड द क्लॉक मॉनिटर करते हैं। उसकी जरा सी भी स्थिति में कुछ भी चेंज होने पे, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने पे, उसका ब्लड प्रेशर कम होने पे तुरंत ही इंटरवेंशन कर दिए जाते हैं और वो चीजों को और नीचे नहीं जाने दिया जाता है, जिससे कि मरीज को हम फर्दर डिटोरेट होने से रोकते हैं और उसका बेहतर इलाज करके उसके जीवन को बचा सकते हैं। तो ये जो 4 मुख्य भ्रांतियां हैं इनको हमको अपने मन से निकालना चाहिए। आईसीयू में जाने का मतलब ये नहीं है कि मरीज मृत हो गया है। वेंटिलेटर का मतलब ये नहीं है कि आपका मरीज वापस अब कभी जीवित नहीं होगा। वेंटिलेटर से पेशेंट बहुत इजीली बाहर आते हैं। उनकी जब बीमारी हम लोग ठीक कर देते हैं, निमोनिया का केस हुआ, हेड इंजरी का केस हुआ, हार्ट फेलियर का केस हुआ, इन पेशेंट्स को कुछ समय के लिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है और जैसे ही उनकी प्राइमरी पैथोलॉजी ठीक होती है, उनकी बीमारी ठीक होती है, वो पेशेंट स्वयं से सांस लेने लगते हैं और वेंटिलेटर से उनको हम लोग हटा देते हैं। जो विभिन्न प्रकार की लाइंस डाली जाती हैं वो भी मैंने आपको बताया, उसके लिए भी परेशान होने की बात नहीं है। मरीज को कोई उसका दर्द नहीं होता है। दर्द की दवाएं राउंड द क्लॉक मरीज को दी जाती हैं। उसको उसके कारण से जो उलझन या बेचैनी हो उसके लिए भी हम लोग सीडेटिव मेडिसिन देते हैं जैसे कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बट हमको अपने मन में इस तरीके की भ्रांतियों से ऊपर उठना होगा। कोविड के टाइम में आईसीयू की, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की, इंटेंसिविस्ट की रिक्वायरमेंट और उसका इंपॉर्टेंस जनरल पब्लिक ने समझा है, लेकिन फिर भी आईसीयू टिल नाउ एक पेंडोरा बॉक्स की तरह होता है आपकी, क्योंकि उसमें एक्सेस नहीं होती है तो आपको लगता है कि हमारे मरीज के साथ क्या हो रहा है। इसके लिए आपको पहले अपनी जानकारी बढ़ानी होगी और आपको अपने इंटेंसिविस्ट से बात करनी होगी। जनरली मरीज के बारे में आप प्राइमरी कंसल्टेंट से बात करते हैं, वो आपको मरीज की जो उसकी बेसिक बीमारी है वो बताता है। बट आईसीयू के बारे में आईसीयू के डॉक्टर ही आपको उचित जानकारी दे सकते हैं। मरीज के वेंटिलेटर के, उसके इन्फ्यूजन पंप से चलाई जाने वाली दवाओं के, उसके ब्लड प्रेशर की, ये सारी निगरानी जो होती है और जो इसका इलाज होता है वो आईसीयू चिकित्सक के गाइडेंस में ही किया जाता है। तो ये सब कुछ मिथ्स हैं जिनको हमको अपने दिमाग से निकालना है और हमको आईसीयू से भय जो अपने मन में रहता है उसको हटाना है। अपने क्रिटिकल केयर फिजिशियन को जानना है, उससे बात करना है और टाइमली चीजों की कंसेंट देनी है, उससे हिचकिचाना नहीं होता है। एज अर्ली अगर ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देंगे उतना ही मरीज के बचने की संभावनाएं, उसके डिटोरेट होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और मरीज के बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब भी मरीज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में होता है, सेप्सिस में होता है, तो हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। टाइम इज वेरी क्रूशियल। हमको विद इन आवर्स कुछ चीजें कर देनी होती हैं। उसमें जितना भी डिले होता है पेशेंट का बैक्टीरियल लोड बढ़ता चला जाता है, उसके एक अंग, फिर दूसरा अंग, फिर तीसरा अंग फेलियर में जाने लगता है और उसके मरने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो टाइमली इंटरवेंशन बहुत आवश्यक होता है। कभी भी अगर आपके डॉक्टर बताते हैं कि मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करना है तो उसमें हमको डिले नहीं करना चाहिए। हमको बीमारी को समझना चाहिए, अपने इंटेंसिविस्ट से मिलना चाहिए और उसकी प्रॉपर सहमति हमको देनी चाहिए। अब इंटेंसिविस्ट क्या होता है? जनरली लोग इंटेंसिविस्ट से या क्रिटिकल केयर फिजिशियन से परिचित नहीं होते हैं। इंटेंसिविस्ट जनरली एनेस्थीसिया बैकग्राउंड का पर्सन होता है या फिर पल्मोनरी मेडिसिन का या मेडिसिन विभाग का डॉक्टर होता है, जो कि आपकी पेशेंट की आईसीयू में निगरानी करता है, आईसीयू में इलाज करता है। तो इंटेंसिविस्ट भी आपके मरीज के लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पेशेंट नेफ्रोलॉजी का है, उसको किडनी की बीमारी है, या आपका पेशेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का है, उसको पेट की दिक्कत चल रही है, या हेड इंजरी उसको हो गई है, न्यूरोसर्जन के अंडर में पेशेंट है, तो ये सब डॉक्टर्स मरीज को देखते हैं। बट अगर मरीज की स्थिति गड़बड़ होती है, वो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है, वो अपने ब्लड प्रेशर को, अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में स्वयं से सक्षम नहीं होता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में मरीज को आईसीयू शिफ्ट किया जाता है। उस समय
प्राइमरी फिजिशियन के साथ साथ आईसीयू में इंटेंसिविस्ट आपके मरीज का ख्याल रखता है। मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे लेना, उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना, उनको मेंटेन करके रखना, ये सारा काम इंटेंसिविस्ट को होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जनरल पब्लिक को अभी भी इंटेंसिविस्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। वो ना इंटेंसिविस्ट से मिलते हैं, ना चीजों को समझ पाते हैं। तो आज की मेरी इस वार्तालाप का उद्देश्य यह है कि आप अपने इंटेंसिविस्ट को समझिए। जब भी पेशेंट आपका आईसीयू में जाता है तो अपने मन में कोई भ्रांति मत रखिए। अपने इंटेंसिविस्ट से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, वो आपको सही गाइडेंस देगा, पेशेंट के बारे में सही से चीजों को बताएगा। और आईसीयू में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि मरीज अब बच नहीं सकता। आईसीयू ही वो प्लेस है जो क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को भी बचाता है। केवल कोई भी विभाग हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, हेड इंजरी के केस हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, या लंग्स की प्रॉब्लम हो, या पेट की प्रॉब्लम हो, या किडनी की प्रॉब्लम हो, किसी भी विभाग के मरीज को आईसीयू की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और वो मरीज सिक हो सकता है। उसका आगे का ट्रीटमेंट केवल और केवल आईसीयू में ही संभव होता है। तो हम लोगों को इसमें हिच नहीं करना चाहिए। मरीज को अगर रिक्वायरमेंट हो रही है और आपका ट्रीटिंग फिजिशियन या आपका इंटेंसिविस्ट आपसे कह रहा है कि पेशेंट को अब आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, तो हमको पेशेंट को आईसीयू में तुरंत शिफ्ट करवाना चाहिए। अपने इंटेंसिविस्ट को जानना चाहिए, उससे वार्तालाप करना चाहिए और जैसा जैसा वो कहता है वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपके मरीज की गंभीर बीमारी को उचित प्रकार से देखरेख की जा सके और उसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। मैंने आपको आईसीयू के बारे में, इंटेंसिविस्ट के बारे में बताया, साथ ही मैंने आपको बताया कि किसी भी रोगी को, किसी भी बीमारी के मरीज को आईसीयू की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आईसीयू में कोई स्पेसिफिक पेशेंट ही जाता है। किसी भी बीमारी का पेशेंट सिक होने पर आईसीयू में जा सकता है, जहां पर उसका बेहतर तरीके से इलाज हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बट आपको एक हमेशा ही अपने आईसीयू में इंटेंसिविस्ट से परिचय करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए और हमेशा एक अच्छे आईसीयू में ही पेशेंट को एडमिट करवाना चाहिए। यहां पर लखनऊ में हम लोग रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर टीम के अंडर में आईसीयू रन करते हैं। हमारा आईसीयू वेल इक्विप्ड है। सभी प्रकार की आईसीयू से रिलेटेड जो भी मशीनें होती हैं और जो भी सुविधा चाहिए होती है वो सब हम लोगों के हॉस्पिटल में अवेलेबल है। वेंटिलेटर, बाईपैप, हाई फ्लो ऑक्सीजन, इन हाउस डायलिसिस इन आईसीयू, ये सारी सुविधाएं हम लोगों के साथ ही अवेलेबल है। तो मेरा ये आप लोगों से आग्रह है कि अगर कुछ इस तरीके की कोई भी समस्या आपके मरीज के साथ आती है, भगवान ना करे आपका पेशेंट इतना सिक हो, बट एनी हाउ अगर कुछ ऐसी आपको आवश्यकता लगती है तो रीजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमेशा आपकी सेवा के लिए साथ में है। हम लोग की टीम हमेशा राउंड द क्लॉक आईसीयू में रहती है। हम लोग के अंडर में पेशेंट सारे मैनेज किए जाते हैं और किसी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। तो डेट्स ऑल, ये मेरे सारे मैसेज हैं। अगर आप लोग की तरफ से कोई क्वेरी हो, कोई आपको अभी भी कोई समाधान, कोई भ्रम बचा हुआ हो आईसीयू से रिलेटेड, तो आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेरीज। मिस्टर अभिषेक सिन्हा, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही लिखा है, टाइमली इंटरवेंशन मस्ट होता है और आईसीयू फिजिशियन इंटेंसिविस्ट से हमेशा आपको डिस्कस करना चाहिए। वो आपके पेशेंट की रियल कंडीशन बताता है और आपको हिच नहीं करना चाहिए। मन में इस तरीके के भ्रम नहीं रखने चाहिए। किसी भी ये जो मिथ्स हैं कि वेंटिलेटर पे पेशेंट चला गया तो पेशेंट अलाइव नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग। कई पेशेंट वेंटिलेटर से रोज आउट होते हैं और वो अपने जीवन को उसके बाद उसी तरीके से आराम से जीते हैं जैसे कि वो पहले हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी पेशेंट एक बार अगर वेंटिलेटर पे चला गया तो उसमें लाइफ लॉन्ग कोई सिक्वेली हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर उसकी डिजीज रिवर्सिबल है तो जैसे ही हम लोग वेंटिलेटर जब हटाते हैं पेशेंट उतना ठीक हो जाता है, तो वो अपना सारा काम उसी प्रकार से कर सकता है जैसे वो बीमार होने से पहले कर रहा था। यस, टाइमली इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज द की, टाइम इज द गोल्ड। उसमें हमको हिच नहीं करना चाहिए। कोई और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आई एम हियर एंड आई एम हैप्पी टू आंसर। कोविड के टाइम में आईसीयू की बहुत ही शॉर्टेज थी।
स्टिल हमारे देश में एज पर जो डाटा है वी आर लैकिंग टू मच इन आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर बेड्स। जनरली किसी भी हॉस्पिटल में, जितना बड़ा हॉस्पिटल होता है उसमें एटलीस्ट उसके 5% बेड जो होते हैं वो आईसीयू बेड होने चाहिए, और किसी भी आईसीयू में जितने बेड का आईसीयू है उसमें एटलीस्ट 50% बेड वेंटिलेटर बेड होने चाहिए। बट इंडिया में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोग अभी भी इस डाटा से काफी पीछे हैं। जो यूपी में टोटल बेड इस समय है वो नियर अबाउट प्राइवेट सेक्टर में नियर अबाउट 2 लाख बेड्स हैं एंड पब्लिक सेक्टर में नियर अबाउट 76,000 बेड हैं। बट जो आईसीयू बेड है वो प्राइवेट सेक्टर में भी ओनली 10,000 बेड्स अवेलेबल है, जिसमें केवल 5,000 वेंटिलेटर बेड है एंड पब्लिक सेक्टर में ओनली 3,800 आईसीयू बेड अवेलेबल है। सो वी हैविंग ए लॉट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आईसीयू बेड। आजकल कई हॉस्पिटल्स होते हैं जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वो ट्रीटमेंट देते हैं, मरीज की हेल्प करते हैं, बट उनके पास वेल इक्विप्ड आईसीयू नहीं होता है और उनके पास इंटेंसिविस्ट की फैसिलिटी नहीं होती है। केवल ग्लास चैम्बर से आईसीयू नहीं बनाया जा सकता है। आईसीयू के साथ में वहां पर एक आपको वेल ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट एज ए इंटेंसिविस्ट होना चाहिए या कोई पल्मोनरी मेडिसिन का इंटेंसिविस्ट होना चाहिए, सो दैट वो आपके पेशेंट को प्रॉपर्ली एग्जामिन कर सके और आपके पेशेंट का आईसीयू में जो ट्रीटमेंट होता है उसको गाइड कर सके, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट वार्ड में होता रहता है, बट जब पेशेंट आईसीयू में आता है तो उसके ट्रीटमेंट में कई मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, उसको लाइफ सपोर्ट सेविंग सिस्टम पे रखना पड़ता है और उसके लिए एक ट्रेंड इंटेंसिविस्ट आपको हमेशा चाहिए होता है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आईसीयू के बारे में जो मिथ्स हैं, आई थिंक आई वॉज एबल टू कन्वे माई मैसेज, और ये मिथ्स अब आपकी माइंड से निकल गए होंगे और आईसीयू से की रियलिटी से आपका परिचय हो गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। नाउ एंडिंग माई सेशन।